उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में है। चक्रव्यूह के 6 द्वार भेदे जा चुके हैं और 7वें द्वार भेदे जाने की तैयारी है। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। चूंकि जमीनी हकीकत आप लोगों को बहुत सारे नेताओं ने बताई होगी, लेकिन केशव जी वो व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और संगठन एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक सूखा वृक्ष था उसे हरा भरा करने में बड़ा योगदान है। तो इसलिए जो भी जमीनी आकलन आज केशव जी बताएंगे उसे आप शर्तियां तय मान के चलिए। सर, आपको सबसे बड़ी चीज की लगातार आप पिछले 6 चरणों में लगातार आप क्षेत्र में जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या इस बार लड़ाई कुछ मुश्किल है? क्या विपक्ष कुछ आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं? लड़ाई एक तरफा है जी। विपक्ष ट्विटर पर, मीडिया में बोलने में थोड़ा सा महारथी हो गया है, लेकिन धरातल पर जो स्थिति उनकी 2014 में थी, 2017 में थी, 2019 में थी, 2022 में थी, उससे बहुत बदतर स्थिति 2024 में है। यह विपक्ष भी जानता है, यह मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि सपा कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन यूपी के दृष्टिकोण से देखिए, चाहे कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडी गठबंधन देश के अंदर देखिए, चारों तरफ एक ही आवाज निकल रही है कि 4 जून को 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। किसी से भी पूछेंगे वो यही जवाब देगा। सर, जैसे अभी 6 चरण हो गए, जो 7वां चरण है, आखिरी चरण है, तो इसमें क्या उम्मीद है? जैसे अभी मैंने ओपनिंग में ही कहा कि 6 द्वार आप लोग भेज चुके हैं, 7वें की क्या उम्मीद? 7वें की जो सीटें हैं, 7वें चरण में जो सीटें हैं, चरण की सभी सीटें जीत रहे हैं और बहुत बड़े बड़े अंतर से जीत रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है। बड़े बड़े अंतर से जीत रहे हैं और सभी सीटें जीत रहे हैं। अच्छा सर, आपने बताया जैसे कि 2014 और 2019 की तरह ही चुनाव है, लेकिन अगर देखा जाए, चूंकि आप संगठन के भी शिल्पी रहे हैं, तो जो कार्यकर्ताओं का जो जोश हुआ करता था 2014 में, जो 2019 में है, जमीन पर उस तरीके का दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप चूंकि मतलब सामने अगर कोई होता है लड़ने वाला तो वह जोश का स्वरूप बन पाता है, लेकिन जब सामने कोई है ही नहीं लड़ने वाला तो वो स्वरूप कहाँ से बनेगा? किससे लड़ेंगे? पेड़ से लड़ेंगे नहीं, पौधे से लड़ेंगे नहीं, खंबे से लड़ेंगे नहीं। तो जनता मोदी जी के साथ है, कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम कर रहा था, कर रहा है और कमल खिला रहा है। अगर सामने सपा कांग्रेस और बसपा, यूपी की मैं बात करूं, है ही नहीं तो किससे लड़ेंगे? तो मतलब आपका मानना है कि मतलब प्रतिद्वंदी कोई नहीं है हमारा? हाँ, मैं ये मानता हूं कि इस समय विपक्ष नेतृत्व के संकट से जूझ रहा है, कार्यकर्ताओं के संकट से जूझ रहा है, विचारधारा के संकट से जूझ रहा है और मुद्दों के संकट से जूझ रहा है। उनके पास न मुद्दे हैं, न उनकी विचारधारा है, न उनके पास कोई नेता है जिसके नाम पर वो देश का आशीर्वाद और समर्थन मांग सकें। और भाजपा के पास विश्व का सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली और सबसे जनप्रिय अगर कोई राजनेता है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पास है। अच्छा, एक सवाल जो 6वें चरण में है, जो कि शुरू से प्रयागराज आपका एक तरह से ज़्यादा जुड़ाव रहा, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, ये तमाम सीटें जो है उस पर ज़्यादा प्रभाव भी रहा है आपके, वहाँ पर ज़्यादा आपको मानने वाले भी लोग हैं शुरुआती दौर से। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव में एक जो राजा भैया वाला फैक्टर आया है, जिसमें ये माना जा रहा है कि उनकी, चूंकि वो न्यूट्रल हो गए, उन्होंने विरोध तो नहीं किया लेकिन न्यूट्रल हो गए, तो क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, राजा भैया हमारे व्यक्तिगत संबंध उनसे हैं, मित्र भी हैं, लेकिन वह चुनाव हमारे खिलाफ सदा लड़े हैं, हमारी पार्टी के खिलाफ लड़े हैं। 2014 में वह समाजवादी पार्टी के साथ थे, 2017 में भी वह निर्दलीय ही लड़ते हैं, अपने कुंडा और बाबागंज से 2 उनके विधायक जीतते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना कैंडिडेट स्वयं लड़ाया था, अपनी पार्टी एक बनाई थी, उस पार्टी का कैंडिडेट लड़ाया था। और 2022 में भी वह न भाजपा के साथ मिलकर लड़े थे, न सपा के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन वह जीत करके आए थे अपनी दोनों विधानसभाएं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब मुझसे यह कोई सवाल करता है तो हम राजा भैया जी के सहयोग से कोई चुनाव न लड़े हैं, ना उनके सहयोग से कोई चुनाव जीते हैं। भाजपा अपने संगठन, अपनी विचारधारा, अपने मुद्दे, अपनी उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ी है और जीती है। अब वहाँ चुनाव हो गया है, कौशाम्बी जो उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है, कुंडा विधानसभा, वहाँ भी हो गया है, फूलपुर भी हो गया है,
इलाहाबाद संसदीय सीट भी हो गया, प्रतापगढ़ संसदीय सीट भी हो गया। तो जो उनका अपना गृह क्षेत्र और उनका संसदीय क्षेत्र आता था वहाँ चुनाव हो गए, वहाँ भाजपा जीत चुकी है। नहीं सर, देखिए जैसे आपने कहा कि उनका वो कभी हमारे साथ नहीं थे, लेकिन कभी विरोध नहीं किया था उन्होंने। अभी जो राज्यसभा में वोटिंग हुई थी विरोध तो इस बार भी नहीं किया, विरोध तो इस बार भी नहीं तो किया। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई जो लोग नाराज थे वो भी अब हमारे। अखिलेश यादव जी को पता चल जाएगा ना 4 जून को, जब वोटों की गिनती होगी, जब सपा की साइकिल को पंचर करके लोग अखिलेश यादव जी को पार्सल कर देंगे, तब उनको पता चलेगा। अच्छा, एक चीज और विपक्ष बड़े जोर शोर से सर उठा रहा है कि अगर 400 सीटों की पार होने की बात आपने कही कि अगर 400 सीटें पार होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान बदल देंगे। ये काहे का हुआ है, ये क्यों डर क्यों बनाया जा रहा है? नेता, मुद्दा, विचारधारा सबका इनके पास बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे दुष्प्रचार को किसी गले नहीं उतर रहा है। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर 400 जीत गए तो संविधान बदलेंगे। आपको मैं याद दिलाता हूँ, 2014 में मैं भी सांसद बन करके गया था और मोदी जी भी पहली बार सांसद बन करके गए थे। उससे पहले वो मुख्यमंत्री थे, विधायक थे। संसद भवन में पहुंचे और पहुंचने के बाद साष्टांग वहां लेट गए, प्रणाम करने लगे संसद के द्वार को। तो आप सब जैसे पत्रकार मित्र वहां थे तो सबको एकदम तुरंत, हम लोगों को भी अचंभा लगा, ये क्या हो गया। तो पत्रकारों ने पूछा यह क्या है, तो मोदी जी ने कहा ये संसद भवन नहीं, ये भारत के लोकतंत्र का मंदिर है। और अब नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो वो प्रधानमंत्री के रूप में इसका पुजारी है, क्योंकि इसी संसद भवन के माध्यम से देश के 140 करोड़ जनता की सेवा की योजना की जो है वो इस संसद भवन से ही बनेगी और देश के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। दूसरा, उन्होंने संविधान पर हाथ रख करके जब शपथ लिया तो उस समय भी उन्होंने कहा कि आज से नरेंद्र मोदी जी का एक ही धर्म ग्रंथ है, वह है भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान। जब जो संविधान का पुजारी है, जो लोकतंत्र का पुजारी है, उसके ऊपर अगर आप ये आरोप लगाओगे तो फिर काले कारनामे तो कांग्रेस के याद आएंगे। देश में आपातकाल कांग्रेस ने लगाया, लगभग 100 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस की सरकारों के समय हुआ। इस मोदी जी की सरकार बनने से पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार का एक अध्यादेश था, उसमें कोई जनप्रतिनिधि अगर विधायक और सांसद चुनाव लड़ता है और उसके खिलाफ कोई मुकदमा है, उसमें अगर उसे 3 साल तक की सजा होगी तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, ऐसा कानून बना। अब उस अध्यादेश को पत्रकारों के सामने जो फाड़ने का काम किए, पाप किए श्री राहुल गांधी जी या श्री अखिलेश यादव जी, वही शिकार हो गए, वो एक अलग विषय है। लेकिन संविधान को खतरा किन से है? संविधान को खतरा इन विपक्षियों से है, इंडी गठबंधन के लोगों से है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन इन लोगों ने बार बार धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत किया है। अपने संकल्प पत्र, अपने घोषणा पत्र जो भी ये रखते हैं जनता के सामने, उसके माध्यम से कहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि हम ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण पर डाका नहीं डालने देंगे, हम संविधान को खतरा नहीं होने देंगे, हम लोकतंत्र को हाईजैक नहीं करने देंगे, हम गरीबों का हक नहीं लूटने देंगे। तो इससे ये सब परेशान है। अच्छा सर, एक चीज और है कि जैसे आपने अभी बताया कि संविधान की बात की, लेकिन वो लोग तो इतने कॉन्फिडेंट हैं। अभी मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले जो एसटी हसन उनके सांसद हैं, वो तो सीधे सीधे कह रहे थे, वो तो दावा कर रहे थे कि हम सरकार में आ रहे हैं और हम अल्पसंख्यकों को आरक्षण देंगे। तो इस तरह से दावा करने से हो सकता है? वो दावे जो कर रहे थे, पहले तो संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। संविधान विरुद्ध जो भी आचरण किए हैं उसकी पूरी समीक्षा भी होगी, और कहीं पर भी अगर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है तो उसका मामला सरकार के लेवल से जो हो सकता है सरकार के लेवल से, जो अन्य कोई माध्यम जैसे कोर्ट ने, अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने मतलब जो फर्जी ओबीसी के प्रमाण पत्र विशेष तौर से घुसपैठियों और मुसलमानों का बनाने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी जी की अगुवाई में हुआ, वह सारा रद्द कर दिया गया। तो यह संदेश है स्पष्ट कि देश की न्याय व्यवस्था भी सजग है, सतर्क है, और भारतीय जनता पार्टी भी सजग और सतर्क है। और तीसरी बात, सरकार में तो ये ना आए हैं ना आने जा रहे हैं, अभी 2047 तक नो वैकेंसी है।
अच्छा सर, एक चीज और जो बड़ा चर्चा है आजकल, लोगों के बीच में चर्चा है कि अगर इस बार फिर मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनते हैं तो चूंकि आपने दूसरे टर्म में भी उन्होंने बहुत कड़े फैसले लिए, इसमें भी बहुत कड़े कड़े फैसले हो सकते हैं और पीओके का मुद्दा एक बड़ा उठ रहा है कि पीओके को भी हो सकता है कि इस बार जो है वो हिस्से में आ जाए हमारे। पीओके तो भारत का है ही, उसमें तो पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। जी। इसे 1971 के युद्ध के समय जब पाकिस्तानी सैनिक भारत के बंदी थे उस समय ले लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को तो तुष्टीकरण की राजनीति करना है। उन्हें 370 लगा करके वहां से कैसे सीट मिलती रहे, कैसे जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनी रहे, इस प्रकार की साजिशें थी। आज 370 भी हट गई और पीओके पर भारत ने अपना दावा भी ठोक दिया है और पाकिस्तान को वहां से हटना पड़ेगा जी। वहां तिरंगा अभी पीओके के लोग फहरा रहे हैं और जैसे हर घर तिरंगा जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान में फहरता है, वह भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वहां पर भी फहरेगा। लेकिन ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के बूते की बात नहीं है। उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है और हमें राष्ट्र की मजबूती की राजनीति करनी है। तो ये मान लिया जाए। अच्छा सर, आगे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा मौजूदा हालात पर चल रहे थे। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे, आप सरकार में हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, युवाओं का एक बड़ा वर्ग इस बार वोटर बन के आया है। विपक्ष की कोशिश क्या है कि लगातार विपक्ष के जो नेता है अपने मंचों से, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं, यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उस सरकार में उनके हित सुरक्षित नहीं रहे। अगर वो आएंगे तो वो ज्यादा रोजगार देंगे, इस तरह से पेपर लीक की समस्याएं नहीं होंगी। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? देखिए, जो यकीन दिला रहे हैं विपक्षी लोग, सपा या अन्य दल के लोग, उन पर इस प्रदेश के किसी नागरिक को, देश के किसी नागरिक को यकीन ही नहीं है कि अच्छा काम करने का तो जैसे पूरा ठेका भाजपा के नाम है तो भाजपा उसको निभाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी में नकल ना हो, समाजवादी पार्टी में पैसे दिए बगैर नौकरी मिल जाए प्रतिभा के आधार पर, समाजवादी पार्टी में आयोग निष्पक्ष परीक्षाएं करा ले, ये असंभव है। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो नकल माफिया थे, पेपर लीक माफिया थे या किसी भी क्षेत्र के माफिया थे, उनकी नसें तोड़ करके रख दिया है। और आने वाले समय में हमारे सभी बच्चे, ये पेपर लीक एक बड़ी चुनौती, बड़ी समस्या है, इसके रास्ते निकाले गए हैं। इसके संबंध में कड़े कानून भी भारत सरकार ने बनाए हैं और पेपर लीक जैसी बीमारी से पूरी तरह से निजात दिलाने का बहुत दृढ़ संकल्प है। और बच्चों को समय पर जो परीक्षाएं दें, सफलता मिले, वो आगे बढ़े, ये भाजपा की मंशा भी है, भाजपा का प्रयास भी है। अच्छा सर, इस बार चुनाव चूंकि बड़े करीब से देख रहे हैं, आपने दो विधानसभा चुनाव निपटवाए और अब दूसरा लोकसभा चुनाव है। इस बार जो पब्लिक है, पब्लिक जो वोटर्स है, लोग कह रहे हैं बहुत साइलेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो जो इस बड़े काम हुए, चाहे उसमें राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे भी मैंने पीओके वाला मामला आपसे पूछा, इसको लेके पब्लिक किस तरीके से कनेक्ट हो रही है, इसको लेके कुछ फायदा मिल रहा है इन तमाम मुद्दों में? भारतीय जनता पार्टी के कुछ वैचारिक मुद्दे वो फायदे के लिए नहीं होते। जैसे रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर, ये राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और अगर वो राम मंदिर बना है तो वो राष्ट्र मंदिर है और 500 वर्षों से वो लड़ाई चली। और कब बना? जब माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो कोई राम भक्त अगर वोट देगा तो रामद्रोहियों को दे नहीं देगा। जो राम भक्त रामलला का भव्य मंदिर बनाया है तो स्वाभाविक है उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो वोट देंगे ही देंगे। लेकिन ये विपक्ष के द्वारा इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। हमारा वैचारिक मुद्दा राम जन्मभूमि भी था, हमारा वैचारिक मुद्दा 370 हटाना भी था, हमारा वैचारिक मुद्दा सामान्य नागरिक संहिता है जो इस बार के संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। और भाजपा ने जो कहा है वो किया है, आगे जो कहा है वह सब करेंगे, जो नहीं कहा है वह भी करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और, अब चलो उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, आए थे चुनाव प्रचार करने, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो बड़े बड़े, उनको उत्तर प्रदेश की ज़्यादा चिंता है और वो लगातार, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा चर्चा में आ रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती थी तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग शुरू से जो है आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने योगी जी को आगे किया। तो ये इस तरह की जो व्यवस्था फैलाने की, इस तरह का जो मैसेज देने के पीछे उनकी क्या सोच? कुछ नहीं है, उनको 2 जून को फिर तिहाड़ जेल जाना है।
और राहुल गांधी जी को नानी के घर जाना है और अखिलेश यादव जी को लंदन जाना है। लेकिन इस प्रकार के बयान देने मात्र से उनके राजनीतिक अपरिपक्वता इससे बड़ी कोई हो सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी के किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री होगा ये श्री अरविंद केजरीवाल बताएंगे, जो शराब घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करें, 1 जून तक के लिए उनको जमानत मिल गई है, 2 जून को फिर उनको तिहाड़ जेल जाना है। तो ये सब फर्जी बयानबाजी करने का जो आप सबके माध्यम से चर्चा में आने का जो प्रयास है मनीष जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी की राजनीति का युग खत्म हो गया। बहुत तेजी से उभरे थे, बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। एक सर अंतिम, चूंकि आपको भी एयरपोर्ट पहुंचना है, एक सवाल चूंकि मैंने शुरुआती उस दौर से कहा था कि आपका जो आकलन होगा वो जमीनी होगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता वो आकलन उतना सटीक आकलन नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में अगर आप देख रहे हैं 80, चूंकि हालांकि 80 पे 80 सीटों का दावा कर रहे हैं आप लोग, लेकिन बहुत सारी सीटों पे कांटे की टक्कर देखने को मिली है, ऐसा आप भी मान रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए जो 80 की 80 सीटें हैं, उसमें से कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं इस बार? नहीं, हम लोग 80 में केवल 80 जीत पा रहे हैं। बाकी कोई सीट बचेगी तो जरूर विपक्ष वाले जीत जाएंगे। लेकिन 2024 में 80 का लक्ष्य है और 80 जीत रहे हैं। ये कांटे का संघर्ष 2014 से 2024 के बीच में कई चुनाव हुए, हम लोग देख चुके हैं। कांटे का संघर्ष सदा क्या होता है, अंत समय कमल खिलता है, क्योंकि कमल से लोगों को सुरक्षा है, सम्मान है और विकास है और उनके जीवन की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति है। तो जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, भाजपा के साथ खड़ी है। अब अगर जनता मोदी जी और भाजपा के साथ खड़ी है तो 80 में से 80 जीतना मतलब ये चुटकी बजाने जैसा खेल है। क्योंकि हम 2014 में जब अखिलेश यादव जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, मैं भी लड़ा था उस समय, 73 सांसद हम जीत चुके हैं 2014 में। उस समय सपा बसपा अलग अलग लड़ रही थी, लेकिन भाजपा की ताकत 2014 और 2024 के बीच में बहुत बड़ी है। डबल इंजन सरकार के माध्यम से बहुत काम हुए हैं, लोगों का भरोसा जीतने में हमें सफलता मिली है। इसलिए 73 से 80 ही 7 ही कदम तो आगे बढ़ना, 7 सीट और बढ़ना है, वो बढ़ जाएगी इस बार। तो आप आश्वस्त हैं कि 80 की 80 मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि 80 की 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। लेकिन सर ग्राउंड पे अगर देखा जाए थोड़ा सा तो आप मानेंगे, थोड़ी सी तो लड़ाई है, क्योंकि चूंकि जब आप जो सपा को वोट देने वाले हैं या कांग्रेस को वोट देने वाले हैं या बसपा को वोट देने वाले हैं, आप उनके बीच में जाएंगे तो वह तो उन्हीं दलों की बात करेंगे जिस दल को उन्होंने वोट दिया या जिस दल से के वो कार्यकर्ता हैं। लेकिन आप सभी के बीच में जाएंगे, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी समुदाय का हो। अगर इंडिविजुअली अगर आप बात करेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। कोई सपा बसपा कांग्रेस को न पसंद किया था न पसंद कर रहा है, इसलिए माहौल भाजपा में है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का एक चलते चलते मैं जरूर सवाल ले लूंगा कि शुरू में उन्हें एक बहन जी के जो भतीजे हैं वो बड़ा जबरदस्त उनका लॉन्चिंग पैड था, लॉन्च किया गया, बड़ी जबरदस्त सभाएं भी हो रही थी। लेकिन अब उनको क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं उनको उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब वो गठबंधन में तो है। हमको उनके बारे में अभी हमने सोचा नहीं है, लेकिन जो काम तुरंत समझ में आया, मायावती जी को और भतीजे को राजनीति की मुख्यधारा से अभी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम दे दिया। अगर यही काम श्रीमती सोनिया गांधी जी कर लेती तो आज कांग्रेस के सामने शायद नेतृत्व का संकट नहीं होता। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनको कहा कि सब लोग दरबे में घुसे रहो, सोनिया जी को अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और देश राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहता है। तो जो फैसला श्रीमती सोनिया गांधी जी को लेना चाहिए वो तो नहीं ली, लेकिन मायावती जी ने समय से समझ से अगर निर्णय लिया है तो अच्छी बात है। और अगर राजनीतिक परिपक्वता नहीं है तो बड़े मंचे पर खड़े होकर के कोई ऐसी बातें बोलना जिससे सामाजिक वैमनस्यता पैदा हो, वो ठीक नहीं माना जाता। तो सोनिया जी की सवाल आई तो मेरे एक सवाल जहन में एक और सवाल आ गया कि जो है प्रियंका जी भी यहाँ अमेठी में बड़ी सक्रिय हैं और बड़ी बेहद मांग होती है कांग्रेसियों की कि वो भी चुनाव लड़ें, तो उनको आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ने दे रहे हैं कांग्रेस वाले, क्या तो बहन भाई का झगड़ा है, अंतर कलह का शिकार है। और दूसरा, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के पास
यह सब लोग समझते हैं कि राजनीतिक क्षमता नहीं है। 2017 के विधानसभा को लड़वाने का काम, उसको नेतृत्व देने का काम प्रियंका वाड्रा जी ने किया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 विधायक जीते, एक आराधना मिश्रा जी हैं और दूसरे एक चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी हैं। एक महाराजगंज, एक प्रतापगढ़ से जीते। तो वह सब अपनी वजह से जीते, कांग्रेस की वजह से नहीं जीते, प्रियंका जी की वजह से नहीं जीते। आज उत्तर प्रदेश से लोकसभा की एक सीट कांग्रेस के पास रायबरेली थी, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस्तीफा देकर के राज्यसभा में प्रवेश कर लिया है। तो यह ध्यान में आना चाहिए कि ना तो श्रीमती सोनिया गांधी जी के बेटे के पास देश चलाने की क्षमता है और न उनकी बेटी के पास देश चलाने की क्षमता है। रायबरेली को लेकर क्या आकलन है? बड़ा आश्वस्त हैं लोग। 80 में रायबरेली भी आती है, कन्नौज भी आती है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं हमारे साथ, हमारी चर्चा भी जारी रहेगी चूंकि तमाम चुनावी जनसभाएं हैं और हम एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, तो हमने कोशिश किया कि एयरपोर्ट के पहले बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपसे ले लें। तो यहाँ तक जो केशव जी का आकलन है, उनका सीधा सीधा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो 80 की 80 सीटें हैं वो सारी की सारी वो जीत रहे हैं और उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में उनके साथ जो लड़ाई है, लड़ाई में कोई दूर दूर तक नहीं है। और एक बार फिर तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो अब उप मुख्यमंत्री जी यहाँ से निकल रहे हैं। बलिया जिले में, बलिया जिला में बांसडीह एक विधानसभा है, वहाँ पहुँच रहे हैं। सलेमपुर लोकसभा में आपका चुनावी कार्यक्रम होगा। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल और पूछ रहे हैं, क्योंकि आप बलिया जा रहे हैं, देवरिया जा रहे हैं, वहाँ की सीटों का लेके क्या आकलन है? क्योंकि बलिया में बताया जा रहा है कि बलिया में इस बार भी कड़ी टक्कर है। नहीं, जब 80 की 80 सीटें हम लोग बताते हैं तो उसमें बलिया भी है, उसमें बनारस भी है, उसमें सलेमपुर भी है, उसमें देवरिया भी है, उसमें कुशीनगर भी है, उसमें गाजीपुर भी है, उसमें घोसी भी है, उसमें चंदौली भी है, उसमें रॉबर्ट्सगंज भी है, उसमें मिर्जापुर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं से भी जो है कोई रास्ता विपक्ष के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी ने नहीं छोड़ा है और उनका साफ कहना है कि हम 80 की 80 सीटों पर इस बार कमल खिलाने जा रहे हैं। तो फिलहाल हमारी जो ये चुनावी यात्रा है आपके साथ यहीं तक है और फिर देखेंगे रिजल्ट आने के बाद 4 जून के बाद की उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जो आकलन है वो कितना सही साबित होता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ मनीष पांडे, के न्यूज़ इंडिया।